वेलकम बैक टू वेरी गुड इवनिंग। आइए आज फिर से हम लोग प्रैक्टिस सेट के सेशन में चलते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं अपने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को लेकर आए हुए हैं। तो आइए आज देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि बालक का सामाजिकरण कब से प्रारंभ होता है। बालक का सामाजिकरण कब से प्रारंभ होता है। अभी हमने पिछले कंटेंट में आपको सोशलाइजेशन के प्रोसेस को पढ़ाया था। हमने आपको बताया था कि बच्चे का जब जन्म होता है तब से बालक का सोशलाइजेशन होता है। जब बच्चा गर्भ में होता है तो बालक की ग्रोथ होती है, लेकिन बालक के जन्म लेने के पश्चात ही बालक का सोशलाइजेशन शुरू हो जाता है। यानी आप कहेंगे कि बालक का सामाजिकरण कब से प्रारंभ होता है, तो बालक का सामाजिकरण होता है जन्म से, जब बच्चा जन्म ले लेता है तब से। सेकेंड क्वेश्चन है, सामाजिकरण में बालक सर्वप्रथम किसको पहचानता है। हम सभी लोग जानते हैं कि प्रारंभिक जीवन की प्रथम पाठशाला परिवार होती है और प्रथम शिक्षिका माँ होती है, क्योंकि माँ की देखरेख में बच्चा सब कुछ देखता है, जानता है, सीखता है। तो सबसे पहले वह माँ शब्द को ही संबोधित करता है और माँ को ही प्राथमिकता देता है, माँ को ही पहचानता है। तीसरा क्वेश्चन है कि बालक का सामाजिकरण कब पूर्ण हो जाता है। हमने आपको बताया कि जब बालक जन्म लेता है तो जन्म से शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और ये सामाजिकरण चलता रहता है, लेकिन पूर्ण रूप से सामाजिकरण बालक का किशोरावस्था में हो जाता है, क्योंकि अब उसके अंदर अमूर्त चिंतन की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, एडजस्टमेंट की क्षमता, नेतृत्व करने की क्षमता, बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि बालक के गिरोह की कौन सी अवस्था है। आपको याद होगा चाइल्डहुड स्टेज हमने पढ़ाया था, तो हमने आपको बताया था कि चाइल्डहुड स्टेज को कई उपनामों से जाना जाता है, जिसमें एक और नाम था गैंग एज की अवस्था। तो याद होगा हमने बताया था गैंग एज की आयु किस अवस्था को कहते हैं, तो वो बोलते हैं बाल्यावस्था। दल आयु या समूह बनाने की अवस्था, दल या समूह बनाने की अवस्था। बच्चा बहुत समूहों में रहना चाहता है, इसीलिए बालक के गिरोह की अवस्था, गिरोह का मतलब एक पूरा दल, एक झुंड। तो गिरोह कौन सी अवस्था है, तो वो है बाल्यावस्था। और बाल्यावस्था का जो टाइम पीरियड है वो है 6 से 12 वर्ष, और किशोरावस्था का जो टाइम पीरियड है वो 12 से 18 वर्ष। नेक्स्ट चलते हैं, नकारात्मक विचार कौन सी अवस्था में उत्पन्न होते हैं। स्टैनले हॉल की एक सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे फेमस डेफिनेशन है कि किशोरावस्था तनाव, तूफान और संघर्ष का काल है। तनाव, तूफान और संघर्ष का काल। यदि बच्चे को सही गाइडेंस नहीं मिलता तो बच्चा नकारात्मक क्षेत्र की ओर, नकारात्मक रास्ते की ओर मूव कर जाता है, और बच्चे के अंदर विभिन्न प्रकार की व्याधियाँ आती हैं, बहुत सारी कमियाँ आती हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि नकारात्मक विचार कौन सी अवस्था में उत्पन्न होते हैं, तो नकारात्मक विचार किशोरावस्था में उत्पन्न होते हैं। अगर बच्चे को सही गाइडेंस नहीं दिया जाता तो बच्चा इसी समय अपराधी हो जाता है, इसलिए आपराधिक जीवन की अवस्था भी किशोरावस्था को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, स्कीमा सिद्धांत के जनक कौन है। हमने आपको अभी पिछले ही कंटेंट में कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी पढ़ाई थी। हमने इसमें बताया था एडाप्टेशन, एसिमिलेशन, एडजस्टमेंट, इक्विलिब्रियम एंड स्कीमा। इन चीज़ों को हमने बताया था, ये प्रमुख कीवर्ड्स हैं। हमने आपको बताया था स्कीमा, जैसे जैसे बालक के गुणों का अवस्था के अनुरूप विकास होता जाता है तो बालक के इंटेलेक्चुअल जो बालक की कैपेसिटी होती है, बौद्धिक क्षमता विकसित होना शुरू होती है। तो विकसित होने की इसी परिकल्पना को स्कीमा कहते हैं, और स्कीमा के सिद्धांत को दिया था जीन पियाजे ने। स्कीमा सिद्धांत के जनक कौन है, जीन पियाजे। आत्मसातीकरण और अनुकूलन और आप कह सकते हैं समायोजन, इन प्रक्रिया को किसने बताया है, जीन पियाजे ने। जीन पियाजे के सिद्धांत का क्या नाम है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, या अवस्था परिवर्तन का सिद्धांत, या विकासात्मक सिद्धांत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे। तो कोहलर ने, आप जानते हैं कोहलर ने सिद्धांत दिया था सूझ का, और कोहलर गेस्टाल्टवादी सिद्धांत से पूर्ण रूप से प्रेरित थे। गेस्टाल्ट सूझ सिद्धांत, समग्राकृति सिद्धांत पर पूरी तरीके से उसके समर्थक थे। उन्होंने संज्ञानवादी विचारधारा को प्रमुखता दी थी, क्योंकि आपको याद होगा चिंपैंजी एक था जिसका नाम सुल्तान था, और सुल्तान पर उन्होंने परीक्षण किया था उन लोगों ने।
क्या परीक्षण था? परीक्षण ये था कि केले को टांग दिया गया था ऊपर और चिंपैंजी बहुत नीचे था। तो उसने अपनी सूझ से एक मेज को लगाया, मेज पर चढ़ता है तो केला नहीं पा पाता है। फिर उस मेज के ऊपर बगल में रखा बॉक्स रखता है, एक बक्सा, तभी नहीं पहुंच पाता है। फिर एक बॉक्स रखता है और डंडे के सहारे उस केले को उतार लेता है। कहने का मतलब कि बालक ने अपना दिमाग लगाया, बालक ने अपनी बौद्धिक इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी का प्रयोग किया। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक है? संज्ञानवादी। समझ में आ गया? इसके बाद चलते हैं, पियाजे के अनुसार विकास के किस चरण को मुख्य परिवर्तन बिंदु कहा जाता है? मुख्य परिवर्तन बिंदु आपको हमने बताया था 4 चरण होते हैं, संवेदी प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त। आपको हमने बताया था कि जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है उसमें बच्चा जो चीज़ें सामने रहती है उसी पर क्रिया करता है, लेकिन उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं देता और ज़्यादा उसका खेलने में मन लगता है। लेकिन इस अवस्था में बच्चा तर्क करने की क्षमता विकसित कर लेता है। इस अवस्था में बालक बाल्यावस्था की स्टेज में होता है और बालक का तार्किक चिंतन का स्टेज यहीं से शुरू हो जाता है। बालक के अंदर जीववाद के गुण भी आ जाते हैं, वो सजीव निर्जीव में अंतर करने लगता है। गणितीय संकल्पना उसकी बड़ी अच्छी हो जाती है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं। बालक बहुत बेहतर तरीके से तर्क करने लगता है। बालक उल्टे सीधे हर तरीके के चीज़ों को जानने लगता है। बालक के अनुपात, भार, लंबाई, चौड़ाई इत्यादि चीज़ों में वो पूरी तरीके से तर्क करने लगता है। इसलिए कहेंगे परिवर्तन का मुख्य बिंदु, केंद्र या अवस्था या चरण क्या कौन सा है? तो आप बताएंगे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेजेस। इसका जो इस चरण की उम्र क्या थी? 7 से 11 वर्ष। चलिए आगे चलते हैं। पर्यटन विधि के जनक, भ्रमण विधि के जनक कौन है? तो पेस्टोलॉजी। ये ध्यान रखिएगा, फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। पर्यटन विधि के जनक कौन है? पेस्टोलॉजी। आते हैं अगला, प्रायोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड के प्रवर्तक कौन है? जनक किलपैट्रिक। किलपैट्रिक के साथ साथ किलपैट्रिक के बाद इस पर पूरी तरीके से कार्य किसने किया? आगे जॉन डीवी ने, आगे इस पर कार्य किया जॉन डीवी ने। प्रायोजना विधि एक शिक्षा देने की सबसे मुख्य, सबसे उपयोगी विधि है और प्रायोजना विधि के जनक किसको माना जाता है? किलपैट्रिक। यदि ऑप्शन में किलपैट्रिक नहीं होता है तो आप जॉन डीवी लगाएंगे, यदि ऑप्शन में दोनों होते हैं तो आप किलपैट्रिक लगाएंगे, बट दोनों ऑप्शन में नहीं रहेगा। आगे चलते हैं, लेखन योग्यता में कमी संबंधी विकार। अभी हमने पिछले ही वीडियो में एक छोटा सा आपको लर्निंग डिसेबिलिटीज के कुछ डिसऑर्डर्स को हमने बताया था। उसमें हमने बताया था डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, इस तरीके से चीज़ें बताई थी। तो हमने बताया था लेखन संबंधी जो विकार, जो बच्चे के मोटर स्किल्स होते हैं, उसकी गामक क्रियाएं जैसे हाथ पैर, इस तरीके में एक लचीलापन होता है, बच्चा अस्थिर होता है, उसके हाथ पैर में वो जो है दृढ़ता नहीं रहती, जिससे बच्चा अपना कार्य नहीं कर पाता, लिखने की क्षमता उसकी बड़ी वीक होती है। तो इससे ग्रसित बच्चे को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं डिस्ग्राफिया। हमने कहा था कि ग्राफ बनाया जाता है, यानी बनाने का काम मतलब उसको हम बनाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि लेखन योग्यता में कमी कौन सा विकार है? डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट चलते हैं, अधिगम सोपान श्रेणी क्रम का सिद्धांत किसने दिया? अभी आपको ये हम बताएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है कि रॉबर्ट गेने का लर्निंग सोपान की, अधिगम सोपान की सिद्धांत रॉबर्ट गेने ने दिया है। इन्होंने 8 स्टेप में अपने सिद्धांत को डिवाइड किया है। वो 8 सिद्धांत आपको बताएंगे, 8 स्टेप। तो आप ध्यान रखिए, अधिगम सोपान की या श्रेणी क्रम सिद्धांत किसका है? आप बताएंगे रॉबर्ट गेने का। रॉबर्ट गेने ने अधिगम के आधार पर ही, लर्निंग प्रिंसिपल के आधार पर ही अपने स्टेप्स को दिया है और इनके 8 स्टेप्स हैं। 8 स्टेप्स पे इन्होंने अपने लर्निंग स्टेप्स को बताया है। इसके बाद आइए देखते हैं, एलकेजी व यूकेजी पद्धति के जनक। आपको हमने टीचिंग मेथड बताया था, तो टीचिंग मेथड में कुछ टीचिंग मेथड बताया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि जो है कि जो किंडरगार्टन पद्धति है, किंडरगार्टन पद्धति के जनक कौन है? तो फ्रॉबेल है। तो ये आप देखिए, जैसे एलकेजी और यूकेजी में बच्चा होता है, यदि इसको हम देखेंगे एलकेजी और यूकेजी, तो इसका फुल फॉर्म है लोअर किंडरगार्टन, लोअर किंडरगार्टन। और यूकेजी का है अपर किंडरगार्टन। किंडरगार्टन, गार्डन मतलब बगीचा, फूलों का बगीचा या ऐसा बगीचा जिसमें बच्चों को खेल खिलाकर बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। जब बच्चा छोटी क्लास में एडमिशन लेता है तो उसको किताबों तले नहीं थोप दिया जाता, बच्चों को खेल खिलाया जाता है, उनको कुछ सिखाया जाता है।
तो आप कहेंगे एलकेजी व यूकेजी पद्धति के जन्मदाता कौन है या जनक, तो बताएंगे फ्रॉबेल महोदय। इसके बाद है औपचारिक शिक्षा क्या है। आप जानते हैं औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक 3 तरीके की प्रक्रिया होती है। औपचारिक शिक्षा वो होती है जो स्कूलों में या विभिन्न प्रकार की संस्थाओं में नियमतः चलती है। दूसरा अनौपचारिक शिक्षा वो होती है जिसमें स्कूल संस्थानों की आवश्यकता नहीं होती, जहाँ पर बच्चा मतलब इसका सबसे आप अच्छा उदाहरण आप कहेंगे परिवार या आस पड़ोस, जहाँ पर किसी भी नियम की या संस्था की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वहाँ वह कौन सी शिक्षा है, अनौपचारिक। इसका सबसे बड़ा उदाहरण परिवार या आस पड़ोस। तीसरा है निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा जो है वो अनौपचारिक और निरौपचारिक का मिश्रित स्वरूप है, जहाँ पर कुछ चीज़ें संस्थागत रूपों में होती है, कुछ चीज़ें आप कहीं जैसे डिस्टेंस एजुकेशन के जो कोर्स होते हैं जैसे इग्नू या राजर्षि टंडन, इस तरीके की जो संस्थाएं होती हैं, इसमें हमें विद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होती। हम घर बैठकर ऑनलाइन विभिन्न प्रकार के पत्राचार के माध्यम से हम अपने मटेरियल्स को इकट्ठा करके परीक्षा देकर डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। तो वो माध्यम है यूनिफॉर्मल, यानी एक होता है औपचारिक, दूसरा है अनौपचारिक और तीसरा निरौपचारिक। निरौपचारिक औपचारिक और अनौपचारिक का मिश्रित स्वरूप है, जहाँ पर कुछ चीज़ें संस्थाबद्ध तरीके से, क्योंकि हमें एनरोल्ड होना होता है, हम एडमिशन कराते हैं तभी हम परीक्षा दे सकते हैं। अब हम पढ़ाई करने जाएं या ना जाएं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पूछा औपचारिक शिक्षा क्या है, तो स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा या संस्थानों में दी जाने वाली नियमबद्ध शिक्षा, उसे बोलते हैं औपचारिक शिक्षा। अगला है लास्ट क्वेश्चन, किस अवस्था में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। आपने बाल्यावस्था में देखा था कि बच्चा समूहों में रहना चाहता है, और आपने ये भी देखा है कि छद्म की अवस्था बाल्यावस्था में आपने देखा है कि बच्चा सब कुछ बड़ों की तरह क्रिएट करना चाहता है, बट वो बड़ा होता नहीं है। लेकिन किशोरावस्था में बालक अब अमूर्त चिंतन करने लगता है, अब वो इस तरीके का हो जाता है कि सही और गलत में फर्क करना सीख जाता है। इसीलिए वो जिस भी समूह का सदस्य बनता है उसके प्रति उसकी स्वामी भक्ति झलकती है। वो अपने कार्य से, अपने बेहतर कार्य से सबके बीच में अपनी प्रशंसा प्राप्त करना चाहता है। इसीलिए वो अपने टीम का मुख्य बनना चाहता है, एक्टिव रूप में आना चाहता है। तो वो कौन सी अवस्था होगी, किशोरावस्था। यदि आपसे पूछा जाए कि समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं किस अवस्था में, तो आप बताएंगे किशोरावस्था में। तो ये थे आपके 15 क्वेश्चन जो आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं और कहीं ना कहीं एग्जाम में आएंगे। ये क्वेश्चन अक्सर बच्चों को डाउट रहता है कि पियाजे के अनुसार विकास के किस चरण को मुख्य परिवर्तन बिंदु कहते हैं, क्योंकि आप याद करिए स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में शैशवावस्था में तो बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास तीव्रता से होता है, लेकिन आपको याद होगा बाल्यावस्था में विकास तीव्रता से तो नहीं होता, लेकिन उनके शारीरिक और मानसिक विकास में दृढ़ता आ जाती है, और इसी समय से बालक अब अबोध नहीं रह जाता, अब बच्चे का संज्ञान पूरी तरीके से विकसित होने लगता है। इसलिए आप कहेंगे कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा प्रत्यक्ष रूप से तार्किक चिंतन करने लगता है, उसकी जिज्ञासा तेजी से मूव करने लगती है, वो बहुत सारे प्रश्नों को पूछता है, क्या, क्यों, कैसे, किस तरीके से, वो सारे प्रश्नों को जानना चाहता है। इसलिए आप कहेंगे कि अब बच्चा मूर्त संक्रियात्मक स्टेज में अब उसका पूरा विकास होना शुरू हो जाता है और बहुत रूपों में हो भी जाता है। इसीलिए यह इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मूर्त संक्रियात्मक। तो ये था आज के 15 क्वेश्चन। अब ऐसे ही धीरे धीरे हम बीच बीच में और भी क्वेश्चंस लेकर आएंगे, कुछ और भी महत्वपूर्ण। अब हम आपको थोड़ा सा सीटेट के पेडागॉजिकल क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे, कि थोड़ा सा आपको बता दें कि पेडागॉजिकल किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, व्यवहारिक टाइप के। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।